नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं मनीष शर्मा। आज हम क्लास सेवन्थ की जो बुक है भूगोल की, उस भूगोल का अध्याय नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर को पढ़ेंगे। आपको पता होगा मैं इसका चैप्टर नंबर 1 जो था पर्यावरण से संबंधित, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हम ये जानेंगे इसके अंदर कि हमारी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है और कैसे हमारी पृथ्वी होती है। और इसमें हम जानेंगे कि चट्टानों के प्रकार कैसे हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं, कौन सी चट्टान कैसे बनती है, पहली चट्टान कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो आइए विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखना आप कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, गतिशील है। मतलब ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपने जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में तीन जो परतें होती है। कभी आपने नाम सुना हो, एक होती है परपट्टी, परपट्टी को हम कह सकते हैं भूपरपट्टी, फिर होता है मेंटल और फिर होता है क्रोड। क्रोड जो होता है आंतरिक भाग होता है। अभी मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा समझाने वाला हूँ। देखिए, पहले थोड़ा आप थ्योरी देख लें इसकी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, या पहले आप डायग्राम समझ लें। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आराम से देखिए इसको। ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है आपको, ये गोला है, जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, ग्लोब दिखाई दे रहा है एक तरीके से। इसका जो त्रिभुजाकार हिस्सा है, ये अगर आपको याद हो, आपने सभी ने खाया होगा, कभी तरबूजा खाया है? तरबूज, तरबूज को जब हम कटवाते हैं, कटवाने के बाद में हम जो उसको निकालते हैं, तो त्रिभुजाकार, आप देखो मैंने एक पेंसिल से चित्र बनाया है अलग से। ये देखिए, इसको अगर इस भाग को हम तिरछा निकालने से, मैंने क्या किया है, इसको निकालने के बाद इसको सीधा कर दिया। ये देखिए, यही मैंने यहाँ किया है। अब सीधा करने के बाद जो सबसे ऊपर वाला जो बाहरी पार्ट हो गया, वो तो कहलाया भूप्रपट्टी अर्थात भूमि। और भूप्रपट्टी के बाद वाला बीच वाला भाग वो कहलाया मेंटल। और सबसे नीचे वाला जो आंतरिक भाग है वो कहलाया क्रूड। अब इनकी ऊंचाइयों के बारे में बात करेंगे हम कि कौन सी सबसे कम इसकी होती है। 35 किमी होती है किसकी? भूप्रपट्टी की। मतलब ये एक तरीके से सबसे पतली परत होती है। और भूप्रपट्टी से लेकर क्रोड तक जो मेंटल है उसकी होती है 2900 किमी। और जो नीचे वाला जो क्रोड है इसकी होती है 6400 किमी। तो सबसे पतली परत कौन सी हो गई? भूप्रपट्टी हो गई। तो याद रखना आप, मैंने इसको इस डायग्राम की जगह इसको लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा यहाँ भी देख लें एक बार कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में। तो वापस से मैं आपको एक बार डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ कि जैसे कि आपने कभी तरबूज देखा होगा, उस तरबूज को जो काट के हम देखते हैं कि लाल है या नहीं है। तो जो सबसे, जैसे कि मैंने इसको यूं कर दिया, सीधा कर दिया, तो ये नीचे वाला भाग तो हो गया आंतरिक कोर। इसके बाद में जो बीच वाला येलो वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, येलो वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया मेंटल। और जो ऊपर वाला ये रेड वाला फिर भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये आपका हो गया परपट। इसे हम कह सकते हैं भूपरपटी अर्थात स्थल मंडल कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये हालांकि पूरा भाग स्थल मंडल का है, जैसे कि आपने सुना होगा महाद्वीपों के बारे में। तो ये डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको थोड़ी जानकारी इसकी दे दी है। आगे बात करते हैं कि इसको, इस डायग्राम आपने समझ लिया, लेकिन आपको क्या है, थ्योरी कैसे लिखनी है। देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपट्टी। देखिए, मैंने आपको ये बताया था, सबसे ऊपरी पर्वत क्या है? भूपरपट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये सबसे पतली परत, यही मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है? पतली परत। सबसे ऊपरी परत कौन सी हो गई? भूपरपट्टी। इसके बाद जो नीचे वाली है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे हम? यही बताया मैंने आपको, मेंटल। और जो नीचे वाली है उसको बोलेंगे क्रूड। ये महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो वापस से सुनना, ये महाद्वीपीय सहती मतलब समतल में 35 किमी और समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है।
अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ एक जगह तो आप 35 बता रहे हैं और एक जगह आप 5 किलोमीटर बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको भी एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, थोड़ा इसको आप देख लो भी। 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका व एल्युमिनियम से बनी हुई है। सिलिका व एल्युमिनियम से, जिसे हम क्या कहते हैं, सियाल, शॉर्ट में अंदर कहते हैं सियाल। सी तो किसका लेंगे, सिलिका का, और एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं, याल, मतलब सिलिका सियाल लिखा भी है, इसलिए इसे सीएल, सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका व मैग्नीशियम से बनी है। इसे हम क्या कहेंगे, सीमा। सीमा क्यों कहेंगे, सिलिका का सी ले लिया और मैग्नीशियम का मे ले लिया, तो ऐसे तो बनता तो सी में है, लेकिन याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है, सीमा। इसलिए इसे सीमा या सिलिकम, सिलिका में मैग्नीशियम कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर महाद्वीपों की बात करें तो क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम, और महासागरों की बात करें तो सिलिका और इसको मैग्नीशियम कहा जाता है। अब पहले आप डायग्राम देखें एक बार, मैंने लिखा भी है इसके अंदर, आप ध्यान से देखना। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला ये दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर वाला, ये कहलाता है महाद्वीपीय परपट्टी, अर्थात ये जमीन है, ये भूमि है, भूमि स्थल मंडल है एक तरीके से, ये कहलाता है महाद्वीपीय परपट्टी। परपट्टी को याद रखें आप, भू परपट्टी। और जो ये हिस्सा वाला, ये महाद्वीप, ये सब क्या है, पूरा स्थल मंडल वाला है। ये फिर देखिए ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, आसमानी कलर का, ये है आपके महासागर। और ये जो नीचे इसकी जस्ट येलो वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है महासागरीय परपट्टी। देखिए ये तो महाद्वीप हो गए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये जो रेड वाला है ये महाद्वीपीय परपट्टी हो गई, ये जो आसमानी कलर का ये महासागर हो गया, और महासागरीय परपट्टी ये हो गई आपकी येलो कलर वाली। तो ये महासागर परपट्टी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 किमी है। अभी लिखा हुआ आया था देखो, ये 5 किलोमीटर। समुद्री सतह से क्या है, जैसे ये समुद्र हो गया पानी वाला, इससे सतह से कितनी हो गई, 5 किमी। पता है ये महासागर होंगे तो वहाँ क्या होंगे, समुद्र होंगे। और जो ये बनी हुई है महाद्वीप वाला, मैंने आपको बताया था अभी, सिलिका व एल्युमिनियम से बनी है। और जो महासागर वाला है वो बना है सिलिका व सिलिकॉन व मैग्नीशियम से। कहने का मतलब, इसको हम कह सकते हैं, महासागर वाले को तो क्या कह सकते हैं, सीमा, और महाद्वीप वाले को क्या कह सकते हैं, सिलिका व एल्युमिनियम अर्थात सियाल कह सकते हैं। ये आपको डायग्राम भी याद रखना है। देखिए विद्यार्थियों, जो भूगोल सब्जेक्ट है, इस भूगोल सब्जेक्ट में जितना हम डायग्राम याद रखेंगे उतना ही हमें फायदा होगा, उतना ही हमें अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको चित्र याद हो गया तो ये मान लीजिए आप इसकी थ्योरी अपने आप बना सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, परपट्टी के नीचे, ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। मैंने आपको भी चित्र दिखाया, तो आप इसे देखना एक बार, ये देखो फटाफट से। पहले भूपरपट्टी आ गई, फिर मेंटल आ गया, और फिर क्रोड आ गया। इसमें भी यही था, पहले परपट्टी, फिर मेंटल, और फिर क्रोड आ गया। चलिए, तो इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी है, क्रोड कही जाती है। चलिए विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। अब देखिए कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, किसकी त्रिज्या 3500, किसकी, मेंटल की, तथा ये मुख्यतः निकल व लोहे की बनी होती है, तथा इसे निफे, निकिल तथा फेरस कहते हैं। आपको पता होगा, साइंस आपने पढ़ी होगी, जो लोहा होता है उस लोहे को क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। और केंद्रीय कोण का तापमान वह तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये देख लें आप कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, परपट्टी। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पतली परत वाला, वो सिर्फ कितना है, 1% है। और जो मेंटल वाला हिस्सा है वो कितना है, 84%, मतलब 84%। और जो नीचे वाला हिस्सा है आंतरिक कोण वाला, वो कितना है, 15% हिस्सा क्रोड का है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6371 किमी। अब आप सोचेंगे सर त्रिज्या क्या होती है, तो आप सभी को पता है, आपने अगर मैथ पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा भी होगा कि जो पृथ्वी होती है, उस पृथ्वी के अंदर बीच में जो केंद्र होता है, उस केंद्र से लेकर जो परिधि होती है, जो गोला होता है, उस केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी बना देता हूँ मैं, मान लीजिए मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आप देखना। जैसे ये जगह है, मैंने यहाँ आपको बना दी है कि ये थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये आपको बना दी मैंने पृथ्वी। अब ये केंद्र है, इस केंद्र की परिधि से दूरी, ये परिधि है गोला पूरी, ये दूरी यहाँ से लेकर, अच्छा ये दूरी यहीं से नहीं, चारों तरफ हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, इधर भी, ये क्या कहलाएगी, आपके त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है विद्यार्थियों,
याद रहेगा कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की? 6371 किलोमीटर है। अब बात करते हैं सेल व खनिज कि सेल मतलब चट्टान। चट्टान क्या होती है? चट्टानें कितने प्रकार की होती है? हम जानते हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और कायांतित चट्टान। अब इन चट्टानों के बारे में हम जानते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, औषधि चट्टान क्या होती है, कायांतित चट्टान क्या होती है, किसको किस नाम से जानते हैं। चलिए, सेल व खनिज। पृथ्वी की प्रपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, अर्थात चट्टान कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पिंड कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा पिंड है, जो खगोलीय पिंड आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, अगर क्लास 6 में आपने पढ़ा हो, ब्रह्मांड वाला चैप्टर है। तो जो पिंड होते हैं जैसे कि सूर्य वगैरह है, चंद्रमा वगैरह, इनको क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। मतलब एक तरह की वस्तु है, कोई चीज है, उसे हम पिंड कह सकते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार व गठन की हो सकती है। मतलब चट्टान जो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेस, इसका ग्रीक शब्द है इग्नियस, इग्नियस सेल। और अवसादी को बोलते हैं सेंडिमेंट्री सेल। और कायांतित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक सेल। तो आप ध्यान रखना, आग्नेय से याद रखना है आपको अग्नि, मतलब अग्नि का जो इसमें वो है वो कहलाती है आग्नेय। और अवसादी का मतलब होता है सेडिमेंट्री, का जो मतलब होता है वो होता है स्थिर रहना। और जो कायांतरित है इसका मतलब होता है रूप बदलना, या इसको हम कह सकते हैं रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, चलिए देखते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। और इस आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहली सेल है। और आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्भेदी सेल और एक होती है बहिर्भेदी सेल। इनके बारे में आपको अभी बता रहा हूँ। थोड़ा सा इससे पहले एक डायग्राम देखें, मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया आपके लिए। देखिए, आप समझ लें पहले आग्नेय चट्टान को। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ये लावा बाहर निकला, तो ये लावा जो यहाँ से जो एक ज्वालामुखी विवर होता है, ज्वालामुखी विवर से ये लावा बाहर निकला और पृथ्वी पर जैसे ये लावा आया, तो इस लावा से जो गैस निकल, अगर लावा में से गैस निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? द्रवित मैग्मा बन जाएगा। द्रवित मैग्मा, और ठंडा होकर क्या है ये आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेगा। आप देखिए छोटे छोटे जो कण है, इन कणों से क्या बन रही है? ये बाहर आ रहा है तो क्या बन रही है? चट्टानें बन रही है। और ये जो चट्टानें बन रही है ये क्या है? हमारी आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टाने का रंग कैसा होता है? काला। काला क्यों होता है? जैसे मान लीजिए इसमें कोई पशु है, वो मर गया है, और वो पशु मर गया है तो जैसे जल जाएगा, जल जाएगा तो उसकी हड्डी वगैरह सब कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई हिरण है, हिरण मर गया, हिरण जल गया, तो उसका जो कण वगैरह होंगे सब कैसे हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो आग्नेय चट्टान होती है उसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जीवाश्म तो जल रहे हैं सारे, तो कहाँ से पाए जाएंगे? भाई जो जल गया वो कहाँ से पाया जाएगा? इसके बाद बात करते हैं अवसादी चट्टान को लेकर। तो थोड़ा समझ ले इसको कि ये जो मैंने बनाया है, ये चट्टानें हैं, ये धीरे धीरे कणों के साथ लुढ़क लुढ़क कर, धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क कर यहाँ जमा हो रही है परतों के रूप में। तो ये देखिए धीरे धीरे ये परत बन गई, चट्टानों की ये परत बन गई, तो ये नीचे दबती जा रही है और ऊपर परत चढ़ती जा रही है। तो ये जो चट्टानें बनेगी वो कहलाएगी अवसादी चट्टानें। और जो इन दोनों से बनती है, इसका रूप बदलना और इसका मतलब आग्नेय का रूप बदलना और अवसादी का रूप बदलना, ये क्या है? आग्नेय और अवसादी दोनों का रूप बदलना ही क्या है? कायांतित चट्टान कहलाती है। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। ये तो मैंने एक डायग्राम बनाया वैसे ही आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए कि प्राथमिक चट्टान कौन सी है? आग्नेय। और आग्नेय चट्टान का रंग कैसा होता है? काला होता है। अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? और अवसादी चट्टान जो होती है दूसरे नंबर द्वितीय चट्टान कह सकते हैं। और जो ये होती, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये परतदार चट्टान होती है, देखो परतें जम रही है ना अवसादी में, परतें, तो ये परतदार चट्टान होती है। ये परतदार चट्टान नहीं होती है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम थ्योरियों की ओर, थ्योरियों की ओर, जो थ्योरी हमने देखनी है उसकी ओर। चलिए विद्यार्थियों, हम कहाँ थे? हाँ, हम थे कि जो कि 2 प्रकार की शैलें होती है, अंतर्भेदी शैल और प्राथमिक बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह द्रवित लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है? लावा। मैंने आपको बताया था कि लावा पृथ्वी पर आकर क्या होता है? ठंडा
हो जाता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रकृति पर इस प्रकार से बने शेल को क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय शेल। क्यों? बाहर आके जमा हो रहा है तो बहिर्वेदी। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। महीन दानों मतलब बारीक कणों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, और दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेसाल्ट जो उदाहरण है कौन सी चट्टान का है? आग्नेय चट्टान का है। और जो बेसाल्ट सेलों से कौन सा पठार बना है? दक्कन का पठार बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट कौन से सेल का उदाहरण है? आग्नेय का। लेकिन आग्नेय में बहिर्वेदी का है कि अंतर्वेदी का? तो अंतर्वेदी का। और बेसाल्ट किसका है? बेसाल्ट भी आग्नेय का है, लेकिन अंतर्वेदी का कि बहिर्वेदी का? तो बहिर्वेदी का। और वैसे याद रखना, बहिर्वेदी से बेसाल्ट और अंतर्वेदी से कौन सा? अंतर्वेदी से ग्रेनाइट। ये आगे दे भी रखा है कि ग्रेनाइट एक ऐसे सेल का उदाहरण है जैसे लेह मसालों दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो क्या काहे के बने होते हैं? ग्रेनाइट। आपने देखा होगा जैसे आपकी किचन वगैरह होती है, जो किचन में वो पट्टियां लगी होती है, जैसे कि ग्रीन कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, वो सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो सब ग्रेनाइट के पत्थर कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। और वो कौन चट्टान के भेद हैं? भेद क्या मतलब प्रकार है, हम कह सकते हैं आग्नेय चट्टान का। अब बढ़ते हैं हम दूसरे चट्टान की ओर। चट्टान नंबर 2 है हमारी अवसादी चट्टान। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लुढ़क कर सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। समझ में आ गया? वापिस से देखना, सेल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दी जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि जो चित्र बताया था, देखो वापस से देखो चित्र को एक बार, कि ये छोटे छोटे कण होते हैं, हवा जल द्वारा एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। इन जमा होने से क्या है? परत बन जाती है। फिर परत से क्या बन जाती है? चट्टानें बन जाती है। धीरे धीरे परत जमा होती रहती है और चट्टानें बन जाती है। चलिए वापस चलिए टॉपिक पर। तो उदाहरण के लिए हम कहाँ थे? हाँ, अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को कहते हैं अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बलुआ पत्थर है वो कौन सी सेल का उदाहरण है? तो आप देंगे अवसादी सेल का। इन सेलों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अवसादी सेल होती है उसमें क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब जीवों के अवशेष जैसे पेड़ पौधे वगैरह है वो पाए जाते हैं। और जो आग्नेय चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। और जो अवसादी सेल होती है वो परतदार सेल होती है, मैंने आपको बताया था अभी। और वो जो आग्नेय सेल होती है वो परतदार नहीं होती है। आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित सेलों में क्या हो जाती है? परिवर्तित, मतलब रूप परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी काय में बदल जाएगी? स्लेट में। और चूना पत्थर काय में बदल जाएगा? संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी काय में परिवर्तित हो रही है? स्लेट के अंदर। और चूना पत्थर काय में हो रहा है? संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेल चक्र। तो पहले तो हम ध्यान रखें जीवाश्म क्या होते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे पहले कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधों व जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? हम जीवाश्म कहते हैं। वापस से सुनना, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों व जंतुओं के अवशेष को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो जीवाश्म मतलब जो सेल है वो चट्टाने हैं, वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो सेलें हमारे लिए बहुत उपयोगी। सेल में चट्टाने, कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई सेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, जब छोटे थे आप खेलते थे, पिट्टू, चिबड़ी, स्टाप या किटकिट,
पांच पत्थर गिट्टी, ये तो मैंने भी खेला है। पांच पत्थर गिट्टी, वो पांच गट्टे से ले लेते हैं, उसको उछालते हैं, तो वो खेलते हैं कि पता नहीं कैसे, मतलब भूल भाल गया, वापस से भूल गया मैं तो। वो कि पता नहीं कोठी बनाना है, कुत्ता बनाना है, वो तो मुझे याद भी नहीं आ रहा अब तो। भाई खेलों की जानकारी आप पता लगाना। आगे देखिए, सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं आपको। लाल किला जो लाल बलुआ पत्थर से बना है, दिखाई दे रहा है, लाल कलर का, बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रहा है आपको। और ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात करते हैं शेल चक्र की। शेल चक्र क्या होता है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होना, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शेल चक्र कहते हैं। तो विद्यार्थियों आप यहाँ ध्यान रखना कि शेल चक्र किसे कहते हैं। एक परत दूसरी परत में बदल जाना ही क्या है? सेल चक्र। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ, तो आप समझना। वैसे बुक में दिया हुआ ये चित्र आपके, ये इससे आपके समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अपने चित्र से समझा देता हूँ। छोटा सा चित्र बनाया है मैंने आपके लिए। जो आग्नेय सेल होती है, ये प्राथमिक सेल है, इससे काय में बदला अवसादी से, अवसादी से काय में बदला कायांतरित में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आग्नेय सेल अवसादी से, अवसादी से रूपांतरित मतलब कायांतरित। आग्नेय सेल अवसादी में परिवर्तन हो सकती है, और आग्नेय सेल डायरेक्टली कायांतरित सेल में भी परिवर्तन हो सकती है। इसके बाद जो कायांतरित सेल है वो कहाँ होगा? उसमें ज्वालामुखी विस्फोट होगा, और ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उससे काय में होगा? आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाएगी। कहने का कहानी जो ये थी कि आग्नेय सेल से शुरू हुई, और आग्नेय सेल पर गोला वापस घूमकर कहाँ आ गया? आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, और फिर वापस से आग्नेय में परिवर्तित हो गई। तो कहानी जहाँ से शुरू हुई, कहानी वहीं पर ख़त्म हो गई। अब थोड़ी सी इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों से में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया था कि आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, फिर विस्फोट हुआ, विस्फोट से वापस से आग्नेय पर। और आग्नेय सेल भी डायरेक्टली रूपांतरित सेल बन सकती है। ये डायग्राम भी देख लो आप चाहो तो, वो इसमें बना हुआ है, लेकिन इसमें आपको क्या होगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपना डायग्राम यहाँ पर बना दिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, फिर इसके हम अगले टॉपिक में प्रश्न उत्तर करेंगे। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, मतलब जो खनिज होते हैं उनसे बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है आदि। तो ये विद्यार्थियों आपका चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपके इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आप वीडियो को देखें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। तब तक के लिए आप सभी को वापस से फिर धन्यवाद। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और साथ में निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू ऑल ऑफ यू विद्यार्थियों।